हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा बिहार एसएससी मेंस के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6। अगर आपने इसे पहले के बाकी के 5 पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर इन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज में आपने स्टार्ट किया है इसमें आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। तो बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर मत करिए। और ये आज हमारा 6 पार्ट हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि संडे को हमारा ये क्लास ऑफ रहेगा, क्योंकि एक दिन हमें भी रेस्ट चाहिए भाई। इतना सारा क्वेश्चंस बना करके हम थक जाते हैं, तो एक दिन तो रेस्ट बनता है। तो आप लोग 5 दिन यानी 6 दिन का जो भी क्वेश्चंस आपको कराया गया इन सभी को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा संडे को। और जो लोग पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे डाल दिया गया है आंसर के साथ। तो आप लोग वहाँ से जाकर के अपना रिविजन्स कर सकते हैं। जिनको प्रिंट आउट कराना है प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और दे दूं। देखिए, हमारे एप्लीकेशंस पे भी जो रनिंग बैचेस चल रही है वो कुछ इस तरह से। बिहार एसआई का बैच, सिविल कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट जो है इनका बैच चल रहा है। बिहार एसएससी मेंस बैच है और 69th बीपीएससी का प्री बैच जो कि चल रहा है। और ये सभी फ्रेंड्स हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर बहुत कम मतलब कम कीमत के साथ ये भी बैचेस रनिंग है। 199 के साथ आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर आप इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक है। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के अपनी पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी तरह का कोई सुझाव या फिर कोई गाइड चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंभात की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। खंभात की खाड़ी, जिसको कैम्बे के रूप में भी जानते हैं, खंभात की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। आप खंभात की खाड़ी पता है ना, गुजरात के पास में पड़ता है। तो गुजरात के पास कौन सा था, ये लोथल था। लोथल के संदर्भ में हम बहुत सारी चीज़ जानते हैं हड़प्पा के संदर्भ में। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा गोदीवाड़ा बंदरगाह के प्रमाण मिले। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो कौन सा था, लोथल ही था। और भारत में चावल के प्रथम जो साक्ष्य मिले वो यहीं से मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक युवा लड़के और किस देवता के बीच बातचीत है। निम्नलिखित में से एक देवता नचिकेता से बात करते हैं। तो बताइए, ये आपने करीब 5 से 6 क्लास में ही पढ़ा है। 6 क्लास के जो एनसीईआरटी है उसमें आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे सही आंसर है भगवान यम। ठीक है, यम के साथ नचिकेता की जो बातचीत है वो कठोपनिषद में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को कोटड़ा टिब्बा के नाम से जाना जाता है। कोटड़ा टिब्बा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को गेस किया है तो बिल्कुल सही आंसर है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसे कोट्टा टिब्बा के नाम से जानते हैं। और धौलावीरा के संबंध में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, जैसे देख सकते हैं। धौलावीरा को कोट्टा टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल हाल ही में यूनेस्को का विश्व विरासत टैग प्राप्त करने वाला भारत का 40वां स्थल बन चुका है। यानी हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को साइट्स में जोड़ा गया था। और रमपा मंदिर भी आपको पता है कि इसको भी जोड़ा गया था, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में ये स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर बन चुका है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ समकालीन नहीं थी। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यूनानी सभ्यता। यूनानी सभ्यता के साथ समकालीन नहीं थे। आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु के द्वारा किया गया। आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आदि ग्रंथ जो है ये गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, इनके द्वारा संकलन किया गया। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर आपने एनसीईआरटी का जो अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें चैप्टर मैंने 8 कल आपको कराया था, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा, मैंने अच्छी तरीके से उसमें बताया भी था। अगला प्रश्न है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी आदेश से जुड़े हुए हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस सूफी आदेश से जुड़े हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सुहरावर्दी। सुहरावर्दी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बारे में देखिए, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। सुहरावर्दी सिलसिला सल्तनत काल का प्रधान संप्रदाय था। वह एक खुरासानी थे और शेख
शहाबुद्दीन सहरावर्दी के शिष्य थे जिन्होंने बगदाद में इस सिलसिले की शुरुआत की थी, यानी इस सिलसिले की स्टार्टिंग कहाँ से, बगदाद में हुई थी। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के आदेश से शेख बहाउद्दीन ज़कारिया भारत आए हुए थे। मुल्तान और सिंध को उन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है, यानी संघ सरकार के द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, कृषि भूमि पर जो आय कर होता है वो संघ के द्वारा नहीं, राज्य सरकार के द्वारा इसकी वसूली की जाती है। ऑप्शन बी, क्योंकि ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत के योजना आयोग जिसे अब हम वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जानते हैं, के संबंध में कौन सा कथन सही है। बताइए कि निम्नलिखित में से नीति आयोग के संबंध में या फिर योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या है, सही है। ठीक है, इसका कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके सदस्य और उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल भी नहीं होता है, ये भी सही। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता भी नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कहेंगे कि सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में फरवरी 2023 में बताइए कि नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, आप लोग को बताना है कमेंट करके कि हाल ही में वर्तमान में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों के गद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम कौन सा होगा, यानी कि औरंगजेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी बने उनके संबंध में यहाँ पे आपको बताना है कि कालक्रम उनका क्या होगा। तो हम जानते हैं कि औरंगजेब का सबसे बड़ा जो पुत्र था मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, मतलब कि वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो सबसे पहला यहाँ पे मुगल बनेगा ये कौन, यानी उत्तर काल की बात करते हैं, उत्तर काल। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल काल स्टार्ट हुआ उसको उत्तर काल कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो आपका आएगा बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड नंबर पे जहांदार शाह बनेगा, यानी फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा। तो फर्स्ट के बाद सेकंड दो जगह पे मिल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे तो फर्रुखसियर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 3 होगा, उसके बाद 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए किसके समझ में क्या है। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी से 1712 तक ये शासक रहा। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात, मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र और राजकुमार मुअज्जम जो है, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा। इसके बाद जहांदार शाह बना, जिसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं हम लोग। 1712 से 1713 तक ये शासन किया। उसके बाद फर्रुखसियर आया 1713 से 1719 तक। उसके बाद मोहम्मद रंगीला, जिसको मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, 1719 से 1748 तक इसने शासन किया। और इसके समय की जो घटना थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के समय में यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए, इससे पहले फर्रुखसियर के पहले 1 वर्ष तक करीब एक शासक था रफ़ी उद रात। ठीक है, इसके पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सिंहासन पर बैठ गया। इसके शासनकाल के दौरान नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण किया 1739 में। आप जानते हैं मुगलों पर जो कि हमला किया और दिल्ली को बुरी तरह से लूटा था। और नादिर शाह अपने साथ यात्रा के साथ, मतलब दिल्ली से लूटपाट के बाद अपने साथ मयूर सिंहासन को भी ले गया था। और आप जानते हैं कि मयूर सिंहासन को निर्माण किसने कराया था, शाहजहाँ ने कराया था। ठीक है, शाहजहाँ ने कराया था। और नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के रूप में भी जानते हैं। और इसके पश्चात आता है मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद, यानी कि देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी मृत्यु के बाद और भी जो शासक बने, अहमद शाह बहादुर, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, बाकी अलग अलग शासकों के नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय हम जानते हैं, जिसको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। राइट, चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये है कि योजना में कोर सेक्टर का अर्थ क्या होता है। योजना में कोर सेक्टर का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, योजना में कोर सेक्टर का अर्थ होता है चयनित आधारभूत उद्योग। चयनित आधारभूत उद्योग, ऑप्शन डी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों के लिए इतनी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। अगला है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स लिखा गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। कई बार आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हाल ही में मैंने भक्ति आंदोलन पे एक अलग वीडियो बनाया था, नहीं देखे तो जरूर देखिए।
भक्ति आंदोलन देखिए, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से अलवारों और नैनारों द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। जो अलवार थे ये भगवान शिव के भक्त हैं, क्या ये सही है? जी नहीं, मैंने आपको एक तरीका बताया था अविनाश याद करने का। अविनाश आपके फ्रेंड का नाम होगा, अविनाश याद रखिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो अलवार थे वो विष्णु के उपासक थे, जबकि नैनार जो थे वो शिव के उपासक थे। तो यहाँ पे अलवार शिव कह रहा है, ये गलत हो गया। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ करेक्ट हमें क्या होगा, केवल एक होगा। यहाँ पे सही आंसर ए को टिक करेंगे, राइट। चलिए अगला केस कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य की सहायता से मगध में किसकी शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में वो एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नंद वंश को परास्त किया था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। पुराणों में इसे महापद्म नंद कहा गया और साथ ही साथ इसकी अन्य जो उपाधियाँ थी, सर्वछत्रांतक एकराट की उपाधि इसने धारण किया था। काला सागर बताइए किस महासागर में स्थित है? काला सागर किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर बनेगा अटलांटिक महासागर में। काला महासागर अटलांटिक महासागर का क्षेत्र में हम देख सकते हैं। और इसके संबंध में कि काला सागर के जो सीमावर्ती देश है वो कौन कौन से हैं? तो यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ये इसके सीमावर्ती देश हैं। इससे लगती हैं किसकी सीमाएं? काला सागर की। इसे देखिए, यानी जो काला सागर है इसे हम लोग यूकिन्स सागर के नाम से भी जानते हैं, यूकिन्स सागर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्व और उत्तर में पोंटिक, काकेसस और क्रीमियन पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो लोग पेड कोर्स में इसके जुड़े हुए हैं, आप लोग को जो पीडीएफ दिया जाता है, ये पीडीएफ आप इसको प्रिंट आउट करा करके अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, मतलब कि रिविजन्स के लिए आपका सही होगा। लास्ट टाइम जब आपके पास होगा तो वहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन सभी को एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको वीडियो जो होगा वो वहाँ पे प्रोवाइड करा ही दूंगा पेड कोर्स में, तो आप वहाँ से वीडियो से भी रिवीजन्स कर पाएंगे। आपके पास जो ये पीडीएफ होगा, पीडीएफ से भी कर पाएंगे, तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन आप हैंडल करेंगे। तो देखिए, लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ग्लाइकोजेन के रूप में। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक जहांदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए इनके संबंध में क्या पॉइंट सही है, बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। उसके समय में जजिया समाप्त किया गया था, जजिया समाप्त किया गया था। इसी के शासनकाल में आमेर के शासक जय सिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी मिली थी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है, इस वजह से हम डी पे जा सकते हैं, डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1926 में किस स्थान पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास में स्वामी श्रद्धानंद की मुसलमानों द्वारा हत्या कर दी गई? बताइए कि स्वामी श्रद्धानंद जो थे इनको मुसलमानों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, कहाँ पर? तो दिल्ली में, 1926 में दिल्ली में। ऑप्शन बी। नचारी राग और लगनी राग का सृजन किसने किया है? नचारी राग और लगनी राग का सृजन किसने किया है? कवि विद्यापति, कवि विद्यापति, ऑप्शन बी। अगला है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए, पादप में अगर क्वेश्चंस ऐसे पूछे कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो भी उसका मतलब यही हुआ, क्योंकि शैवाल भी पादप के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा सेल्यूलोज की। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चंस दोनों हमेशा रिपीट होते रहता है, तो दोनों को याद रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, जयपुर के अंतर्गत ये पड़ता है, तो ए को टिक करिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे? किस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे? देखिए, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू की अन्य जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, जैसे कि एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये हमेशा रिपीट होता रहता है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके साथ लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये आप सभी याद रखें। अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ
पॉपीज़, सी ऑफ पॉपीज़ पुस्तक के लेखक है। सी ऑफ पॉपीज़ जो है वो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंग्रेज़ी राइटर है अमिताव घोष। अमिताव घोष ऑप्शन बी, एक भारतीय जो कि इंग्लिश राइटर है। इनके बारे में यहाँ पे पढ़िए कि भारत के अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं और इनके द्वारा रचित एक उपन्यास जो था द शैडो लाइन्स के लिए इन्हें 1989, कहीं कि 1990 देता है लेकिन ध्यान रखिएगा 1989-90 जो भी ऑप्शंस में दिखे आप उसको टिक करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारत के पहले अंग्रेजी लेखक हैं जिन्होंने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता और पहले ये बने राइटर भी कि जिनको अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2007 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। 2012 में मैन बुकर एशियन पुरस्कार जो कि रिवर ऑफ स्मोक के लिए इनको चयन किया गया था। तो ये सभी इनके संदर्भ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इनको याद रखिए। चलिए अगला है कि जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझाते हुए भारत सरकार ने हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण जो है ये अधिनियम कब पारित किया गया था? अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है 1974, 1974 में। अगला प्रश्न क्या है? पोवाड़ा जो है वो किस राज्य का एक लोकप्रिय जो कि नृत्य है, लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, जो कि पोवाड़ा जो है ये आपका महाराष्ट्र के संदर्भ में होगा, ऑप्शन बी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो पोवाड़ा है मराठी गाथा गीत रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह नृत्य रूप महान मराठा शासक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन घटनाओं पर वर्णन करता है। महाराष्ट्र के अन्य जो लोकप्रिय नृत्य है वो आप देख सकते हैं, जो ढगरी गाजा लोक नृत्य एक होता है, कोली नृत्य होता है, लावणी आपको पता है, तमाशा आपको पता ही है। तो ये दो तो ऐसे भी आप जानते ही हैं। संविधान की 112वां जो संशोधन है विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये बताइए कि कितने प्रतिशत आरक्षण की बात करता है? 50% आरक्षण की बात करता है, ऑप्शन सी। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन डी। वैलेंटाइन सिरोल ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए इसके यहाँ पे बारे में हम देख लेते हैं इनके संदर्भ में। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जन्मदाता, भारतीय अशांति के जन्मदाता के रूप में इनको कहा था, जिसके लिए तिलक जी ने इनके ऊपर मानहानि का भी दावा किया था। एनी बेसेंट की बात करते हैं, जैसे कि ऑप्शन सेकंड में आप देख रहे थे, 1917 का संदर्भ में इनका ये फेमस है क्योंकि कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था और पहली ऐसी भारतीय थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली ये बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भारतीय अगर कहा जाए तो सरोजनी नायडू थी, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। देशवासियों ने इन्हें माँ बसंत कह करके सम्मानित किया था। सरोजनी नायडू को देशवासियों ने माँ बसंत कह करके उनको सम्मानित किया था और महात्मा गांधी ने उन्हें बसंत देवी की उपाधि भी दी थी। और ध्यान रखिए पहले विश्व युद्ध के दौरान 1914 में एनी बेसेंट ने साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ की स्थापना की थी और इसी वर्ष उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड्स को खरीदकर उसे न्यू इंडिया नाम दिया था। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से संबंध किसका है? तो एनी बेसेंट का। जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी के साथ है, वो याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में संबंधित सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी जो कि गलत है, क्योंकि ये 1992 में नहीं, ये आपका 1989 से ही अस्तित्व में आ चुका था। चलिए इसके बारे में हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। 16 सितंबर का डे आपको इसलिए याद भी रखना है क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं और यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हो गया। तो आपने ऊपर में देखा था 1992 था, वो गलत था, जिसकी पहली बैठक मई 1989 में हेलेंस्की में किए गए थे, हेलेंस्की में। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई हम लोग जो डबसन इकाई में मापते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहते हैं? भारत का दर्पण किसे कहते हैं? 11वीं सदी के भारत के दर्पण के रूप में किसे जानते हैं? किताबुल हिंद, जो कि अल बरूनी इसका लेखक था। रेहला किसका रचना है? तो याद रखिएगा रेहला जो है वो
इब्न बतूता की रचना है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को यात्री था, आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और यहाँ पे जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन की जगह पे कभी सोडियम रहता है, कभी एल्युमिनियम रहता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी। और ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता क्या है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वे पदार्थ जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट से कि लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है, तो लोहे का क्यूरी ताप 358, ये गलत है क्योंकि लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि 358 डिग्री सेल्सियस निकेल का क्यूरी ताप है, तो ये पहला गलत है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अस्थायी के लिए नरम लोहे और जबकि स्थायी चुंबक के लिए इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है, तो सही केवल हम क्या करेंगे, ऑप्शन 2 को टिक करेंगे, केवल 2। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा गया, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमर बेल, जिसको कासकूटा के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है? अमर बेल क्या होता है? अमर बेल एक प्रकार का परजीवी है, लेकिन पूर्ण तना परजीवी होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, पूर्ण तना परजीवी। चलिए, इसके बाद है कि डंकन मसौदा किससे संबंधित है? देखिए, डंकन मसौदा का जो संबंध है, मसौदा, डंकन मसौदा का जो संबंध है वो है आपका विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, ऑप्शन ए। चलिए, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे अभी हम WTO जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले गैट के रूप में जानता है। तो गैट का फुल फॉर्म क्या होता था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, जिसको गैट कहते थे। अर्थात गैट वार्ताओं के 8वें दौर, उरुग्वे दौर की वार्ता में गतिरोध हो जाने पर दिसंबर 1990 में ब्रुसेल्स में वार्ता भंग हो गई थी। दिसंबर 1991 में गैट के तत्कालिक जो महानिदेशक थे आर्थर डंकल ने उरुग्वे दौर का एक अंतिम प्रारूप, जो कि डंकल प्रारूप कहलाया, प्रस्तुत किया। डंकल प्रारूप में अन्य बातों, जिसमें सेवाएं और निवेश के साथ साथ व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकार को भी शामिल किया गया था। तो आप कुल मिलाकर के तात्पर्य यही समझेंगे कि जो डंकल मसौदा था या फिर जो प्रारूप था, ये विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आप ये बताइए कि WTO का गठन कब किया गया था? यानी जो गैट है, ये भी, इसकी स्थापना भी बताइए और साथ ही साथ WTO की स्थापना भी बताइए कहाँ पर है, और WTO का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, ये भी आप कमेंट करिए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? अगर आपने स्टार्टिंग के 1 से 2 पार्ट देखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत सरकार ने कब अपनाया था, किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया था। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद रखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था और PC महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्यतः एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता निर्मूलन करना, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है भारतीय योजना निर्माण के, ऑप्शन डी। अगला देखिए, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ पर पड़ता है? तो इसका सही संबंध हो जाएगा पुणे में। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र पुणे के अंतर्गत। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? देखिए, वहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि विद्यापति जो है, इनको हम लोग मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जानते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, और इनका संबंध मिथिला से होगा। ठीक है, मैथिल यानी मिथिला से संबंध रखते हैं, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला है कि अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक तो चीन था, दूसरा देश कौन सा है? देखिए, अफीम 2 बार लड़ा गया था, अफीम युद्ध 2 बार लड़ा गया, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे अगर हम पहले की बात करें तो ब्रिटेन और चीन के साथ ये हुआ था। कब हुआ था और दूसरा कब हुआ था, सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक ब्रिटेन और चीन के बीच, जबकि दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 तक ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक तरफ थे और इसके विपरीत में चीन था। तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग SCO के नाम से जानते हैं, इसका सदस्य नहीं है? इसका सदस्य नहीं है। SCO के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं, आप लोग नीचे बताइएगा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत यूक्रेन नहीं आता है।
ठीक है, यूक्रेन इसके अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, आप अच्छे से पढ़िए और बताइए क्या सही होना चाहिए। ढक्कन जो है, ढक्कन के पठार के किनारे ये पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें फास्फोरस सामग्री गलत होगा, क्योंकि काली मिट्टी जो है इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की कमी होती है, भरपूर नहीं होता, ये पॉइंट गलत, इसलिए हम बी को टिक करेंगे। नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, मौसम यानी गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है, ये भी सब सही है। और देखिए काली मिट्टी के बारे में मैंने जो भी जानना चाहिए मैंने इस पर मेंशन कर दिया। काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और आपको पता है कि इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आगे देख लेते हैं। क्योंकि यह डक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई है, ठीक है, इसलिए इसको लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। डक्कन पठार के अलावा इसको काली मिट्टी जो डक्कन पठार के अलावा जो काली मिट्टी होता है वो मालवा पठार के अंतर्गत भी पाया जाता है। तो अगर कभी ऑप्शंस में देखने को मिल जाए इस तरह से तो गलत मत करना कि सिर्फ और सिर्फ डक्कन पठार में देखने को मिलता है, ये मालवा पठार में भी पाया जाता है, अर्थात मालवा पठार भी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में, लेकिन अन्य राज्यों में भी इसके आसपास के जो गुजरात हो गया वहाँ पर भी देखने को मिलता है, और नीचे का जो जैसे कि कर्नाटक हो गया, ये दक्कन के जितने भी क्षेत्र आते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। काली मिट्टी को कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी या फिर लावा मिट्टी, और उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चारनोजम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है। और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें सब कुछ वही चीज़ लिखा गया जो कि क्वेश्चंस में आपका मेंशन था। इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, गर्म मौसम में ये दरारें पड़ जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर जो कि अधिक मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें बहुत ही कम होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें अभाव होता है। इसकी बनावट मिट्टी जैसी होती है और यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। इन मिट्टी की रचना ढीली तथा कभी कभी भुरभुरी होती है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो हमने ऊपर में देखा वही आपको याद रखना है। अगला देखिए कि अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा गया, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे चेंज करना होता तो मैं अभी तक ही करता, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अभी भी वर्तमान में उतना ही है, 12 अनुसूचियाँ ही हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। गर्म पानी प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न से आता है, यानी गर्म पानी जो है वो प्रदूषक हो सकता है यदि वह पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो एक गर्म पानी के झरने से आता है तो ये वैसे प्रदूषक नहीं होता है, अगर ये बिजली संयंत्र से आता है तो प्रदूषक होगा, एक उद्योग से निकलता है तो भी प्रदूषक होगा। तो बी और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, बी और सी। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के कोई जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। और इनके संबंध में देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो रंगनाथ मिश्रा थे, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गढ़कटंगा के किस गोंड राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है, और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका वही एनसीईआरटी है। तो जो लोग एमसीक्यू अभी नहीं लगा रहे हैं, आपको बोलूँगा कि आप लोग एमसीक्यू लगा लीजिए, जरूर लगाइए। जो मैं आपको बुक पढ़ा देता हूँ आप खुद से एमसीक्यू रेडी करिए। अगर आपको खुद से एमसीक्यू रेडी करने में दिक्कत है तो भाई फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशंस में आपको सब कुछ करा ही रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आप आइए। देखिए यहाँ पे संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो अमन दास ने धारण किया था। अमन दास, ऑप्शन बी। मैं आपको बुक में बताया था सब कुछ, तो ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको एमसीक्यू नहीं मिल रहा है तो आप बुक को अच्छे से रीडिंग डालिए। चेरो कब पराजित हुए थे, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि मानसिंह ने चेरो पर आक्रमण किया था 1591 में। 1591 में, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर जो कि 7 है। अगला देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि का सूचक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण जो है वो निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि का सूचक होता है, तो लाइकेन्स। लाइकेन को एक वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में हम लोग जानते हैं, और लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का जो कि ये मिश्रण होता है, आप इस तरह से याद रखिएगा। अगला है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या होता है, मार्बल कैंसर क्या होता है, तो मार्बल कैंसर का हम अर्थ समझते हैं कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है उसी को कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 3।
अगला है कि अशोक का अभिलेखीय भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया। देखिए एक चीज़ मैंने और भी नोटिस किया था, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सभी ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन करिए। देखिए फ्रेंड्स, वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो को अगर पूरा लंबा कर दे तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाएगा, देखने में लोग को बोरिंग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग, मैंने वो भी कमेंट में देखा कि आप 20-25 मिनट ही लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो मत करिए। तो देखिए हर किसी को देख करके चलना पड़ता है कि मान लो कि अगर किसी को लंबा वीडियो देखना है, किसी को छोटा वीडियो देखना है, तो अब सबको कुछ तो नहीं किया जा सकता ना। तो हम इसलिए अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग बस वीडियो को देखो अच्छे तरीके से, और जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है आप उसी को बस करो ना, उससे ज़्यादा आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है आप उसको पढ़िए, और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया था कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको करना है, मैं तो यहाँ पे 25 से 30 मिनट आपसे लेता हूँ, 30 मिनट लेता हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो के थ्रू कितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको टॉपिक निकाल करके खुद से पढ़ना है। मैंने आपको यही बताया था वीडियो में, तब जा करके आपको अच्छे तरीके से आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने समय को। तो यहाँ पे देखिए कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया था, और वो है अफगानिस्तान। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अफगानिस्तान। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस लिए करते हैं। साइक्लोट्रॉन आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, जो कि एक चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स में। साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये आवेशित कणों को त्वरित करने में किया था। तो आवेशित कण में ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, इसलिए बी हो जाएगा। इसके बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कणों या फिर आयनों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए किया जाता है, इस उपकरण को साइक्लोट्रॉन कहते हैं, जिसका उपयोग प्रोटॉन, अल्फा कणों, धन कणों आदि को त्वरित करने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों के अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र के गति पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, यानी समान सिविल संहिता की बात की जा रही है, तो आपको बताया कि समान सिविल संहिता, तो ये आपका 44 के अंतर्गत आता है। 44 के अंतर्गत ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने की थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ आनंद मोहन बोस ने किया था। तो 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, 2 और 3। अगला प्रश्न, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया होगा, कम से कम यार एक ग्रुप में, और अपने 3 फ्रेंड के साथ शेयर किया करिए। मलीमत कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है। मलीमत कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है मलीमत कमेटी। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेट नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। देखिए संडे है, तो संडे के दिन हम इस सेट को ऑफ रखेंगे। मंडे से आपका सैटरडे तक चलेगा, एक दिन हम सेट को ऑफ रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके साथ बने रहेंगे, इस सीरीज़ के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए आप हमारे पेड कोर्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बिहार एसआई से रिलेटेड सारी मटेरियल्स एक साथ प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी फिलहाल उसका जो प्राइस चल रहा है 199 है, तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, और उसके बाद स्टोर सेक्शन या फिर आप कोर्स सेक्शन में जाइएगा। नीचे में आपको तीसरे नंबर पर मिल जाता है, तीसरे नंबर पे ऑप्शन रहता है कोर्स का, वहाँ पे जाकर के अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।